अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप ऑफ सेट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारा 10th मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो टाइप ऑफ सेट आती है वो आती है एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट भी कहते हैं। अच्छा, जैसे कि हमें यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम इस सेट को पढ़ क्यों नहीं। हम इस सेट को इस वजह से पढ़ें क्योंकि एक ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है जब हम पावर सेट या फिर आगे हायर स्टडीज़ में कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। और जबकि इसके अंदर एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो हम इसको डिनोट किस तरह से करेंगे? एम्प्टी सेट को इस तरह से डिनोट करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको डिनोट करने का ये भी तरीका होता है और एक इसको डिनोट करने का तरीका सिंपल ये भी होता है। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास नल सेट की। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप होती है वो हमारे पास होती है फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट, ठीक है, इसको हम लिमिटेड सेट भी कहते हैं। अच्छा, फाइनाइट सेट या लिमिटेड सेट क्या होता है? फाइनाइट या लिमिटेड सेट वो होता है जितने भी सेट्स हमने पिछले एग्जांपल में देखे थे वो सारी इसकी ही एग्जांपल थी, फाइनाइट एंड लिमिटेड सेट। फाइनाइट एंड लिमिटेड सेट्स को अगर सिंपली समझा जाए तो वो ये इस तरह से समझा जा सकता है कि ऐसे सेट जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें डिफाइन हुए होते हैं, हमें दिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10 वाली बात, तो इसके अंदर अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ तो इसका सेट कैसे बनेगा? 2 4 6 8। ठीक है, क्योंकि लेस देन 10 की बात आ रही है तो हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी वजह से हमारे पास अब हमें देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? लिमिटेड हैं। यानी कि लिमिटेड से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली काउंट कर सकें। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको काउंट करूँ तो 1 2 3 4 मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब ये एक लिमिटेड काउंट हो गया, जिसकी वजह से मैं इसको कह दूंगा कि ये फाइनाइट सेट है। अच्छा, इसकी जो हमारे पास सेकेंड टाइप होती है वो कुछ भी नहीं होती है, वो होती है इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड। ठीक है, अच्छा, अब वो ऐसे सेट होते हैं जिसकी कोई भी हद नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेट ऑफ होल नंबर्स की, सेट ऑफ होल नंबर्स की, तो अगर मैं यहाँ पे सेट बनाता हूँ ए होल नंबर्स का, मुझे पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। रुकना कब है हमें नहीं पता, हमें लिमिट ही नहीं पता। इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है? इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट की बहुत सारी डेफिनेशन एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे कि मैं बोलूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, मुझे क्या पता कि मुझे नेगेटिव साइड तक कितने इंटीजर्स लेने, पॉजिटिव साइड तक कितने इंटीजर्स लेने। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो मुझे उसके बारे में भी नहीं पता कि मुझे कितने इवन नंबर्स लेने। जब तक मेरे पास सेट के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती ना, सही है, तब तक वो मेरे सेट क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन फाइनाइट सेट ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमेशा कोई कंडीशन हो। फाइनाइट सेट की एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, मैं कह सकता हूँ कि फैमिली मेम्बर्स, सही है, यानी कि आपके घर में जितने सेट ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन योर हाउस, आपके घर पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे 5 हैं तो आप उनके नेम लिखते हैं, ये भी एक फाइनाइट सेट है, यानी कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ फाइनाइट सेट की, और तो हम फाइनाइट सेट की एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, मैं कह दूँ कि सेट ऑफ वॉवल्स, मुझे पता है 5 वॉवल्स होते हैं मेरे पास, इसी तरह से सोन फाइनाइट सेट आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन काउंटिंग में जहाँ पर भी हमें लिमिट नहीं बताई जाए और हमें देखने से पता चल जाता है कि इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा अच्छे से समझना होगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आगे बहुत सारे सब कॉन्सेप्ट्स के अंदर आएगा। हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट्स का। ठीक है, अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे एक सेट के ऊपर कि भाई ये सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, एम्प्टी सेट है, या फला फला कोई भी सेट है। अब हमारे पास ना यहाँ पे जब सबसेट की बात आएगी ना तो हमारे पास ना दो सेट्स की बात हो रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल राइट कर लेता हूँ। ठीक है,
ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे 3 सेट्स लिखे हैं मेरे पास। मेरा जो पहला सेट है उसके एलिमेंट है 2 3 5 7, अगला जो भी है उसका 1 2 3 4 5 6 7, और जो सी सेट है उसका है 8 9 10। ठीक है। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पर सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का एक्चुअली मतलब कि ये होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अगर मौजूद हैं तो वो सेट उस सेट का सबसेट कहलाएगा। दोबारा से सुनिए, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती तो वीडियो को थोड़ा रिमाइंड करके दोबारा ऐसा करके सुन लिया करें। ठीक है। अच्छा मतलब ये होता है कि मेरे एक सेट के सारे एलिमेंट, यानी कि अगर मैं सेट ए की बात करूं तो मेरा एलिमेंट 2 3 5 और 7 अगर मेरे पास किसी और सेट के अंदर मौजूद है, जैसे मेरे पास इस सेट के अंदर मौजूद है 2 3 5 एंड 7, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सेट ए, मैं कह सकता हूं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सिंपली। ठीक है। मतलब कि अब दोबारा से एक दफा सुन लीजिए कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो तो मैं कह सकता हूं कि जिस सेट के एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं वो सेट दूसरे का सबसेट है। ठीक है। और इसको डिनोट करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल यूज करते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ, यानी कि सबसेट का सिंबल ये होता है ऑफ सेट बी। तो मैं इसको इस तरह से राइट कर सकता हूँ कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सही है। इसी तरह से अगर मैं इसका सबसेट चेक करूँ सेट सी के साथ, तो देखो 2 3 5 7, लेकिन यहाँ पर ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 5 है, ना ही 7 है। तो मैं इसको इस तरह से राइट कर सकता हूँ या इस तरह से लिख सकता हूँ, सेट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट सी। ठीक है। आसान फाज में इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सेट ए इज नॉट, यानी कि सबसेट के साइन लगा के क्रॉस, द सबसेट ऑफ सेट सी। ठीक है। अंडरस्टैंड। और उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है सुपरसेट का। सुपरसेट की बात करते हैं हम यहाँ पे। सुपरसेट की अगर जहां तक बात की जाए तो सुपरसेट जो है ना बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे सबसेट के। हमने सबसेट में क्या देखा था, हमने सबसेट में देखा था, सॉरी मैंने इसको ठीक है। अच्छा मैंने सबसेट के अंदर क्या देखा था, मैंने बोला था कि मेरा सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद थे। इसकी बिना पे मैंने बोल दिया था कि मेरा जो सेट ए है वो सबसेट है सेट बी का। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास सुपरसेट की बात आ रही है। सुपरसेट इसका ऑपोजिट होता है। सुपरसेट इसका ऑपोजिट ये होता है कि मतलब कि अब मैंने ये चीज़ तो आइडेंटिफाई कर ली कि सेट ए जो है इसका सबसेट है, लेकिन अब जब सुपरसेट की बात आएगी तो मैंने उस केस में क्या बोला था, अगर मैं उस एग्जाम्पल को दोबारा से रिवाइज करूँ, मैंने बोला था सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है। मतलब ये था कि मेरे सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद थे, इसकी वजह से मैंने इसको बोल दिया कि सेट ए का सबसेट है। लेकिन जब सुपर सेट की बात आएगी तो उसका रिवर्स हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि जबकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, इसकी वजह से सेट बी जो है वो सेट ए का सुपरसेट है। मतलब कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो बी जो है वो सुपरसेट बन जाएगा ए का, और ए जो है वो सबसेट बन जाएगा बी का। ठीक है। यानी कि मैं इस तरह से लिख सकता हूं, सेट बी इज सुपरसेट ऑफ सेट ए। ठीक है। यानी कि ये तो हमारा था पिछला कॉन्सेप्ट कि सेट ए के एलिमेंट इसमें मौजूद थे, इसकी वजह से इसका सबसेट था, और सेट बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट मौजूद थे, इसकी वजह से बी जो है उसका सुपरसेट बन गया। अच्छा इसको राइट करने का तरीका क्या होता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी सॉरी सुपरसेट ऑफ ए, यानी कि सबसेट के अंदर हमने किस तरह से लिखा था, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसलिए अब सुपरसेट के लिए क्या होता है, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, इस तरह से। अच्छा अब जैसे कि मुझे पता चल रहा है कि ए के एलिमेंट सी में मौजूद नहीं है, तो ए सी का सबसेट नहीं है, इसी की वजह से सी जो है वो ए का सुपरसेट भी नहीं होगा। तो इसको राइट करने के लिए मैं कैसे लिखूंगा, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ठीक है। और ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। ये हो गई सबसेट की बात, और ये बात किसकी हो गई है मेरे पास,
सुपर सेट की बात हो गई है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वल सेट्स का। अच्छा, इक्वल सेट्स की बात की जाए तो इक्वल सेट के अंदर हम दो चीज़ों को देख रहे होंगे। हम इसके अंदर दो चीज़ को देख लेंगे, एक चीज़ को पहले देखेंगे ऑर्डर को, और दूसरे को देखेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डर एलिमेंट का तो आपको पता है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट ये होते हैं कि एक सेट के अंदर की जो एंट्रीज होती हैं हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, ऑर्डर बोल रहे होते हैं, हाँ सॉरी एलिमेंट्स बोल रहे होते हैं, सॉरी फॉर कंफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर क्या होता है, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, लाइक कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक सेट राइट करूँ 2 3 5 7, वही वाला सेट ले लेते हैं, तो इसका अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप ये कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 4। इसको लिखने का एक ये भी तरीका होता है, या इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है, सही है। दो पाइप्स लगा देते हैं हम यहाँ पे, जिसको मॉड भी कहते हैं बेसिकली, सही है, और इसको क्या कहते हैं हम, इसका मॉड क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अच्छा, अब इक्वल सेट्स की जब हम बात करें तो इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो सेट्स का ऑर्डर और एलिमेंट दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक और सेट लिखूं B 2 3 5 7, और यहाँ पे एक सेट लिखूं 3 2 3 5 7 9, एक यहाँ पे लिखूं D 2 1 2 1, सही है। अब यहां पर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो सेट A का जो ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, वो मेरे पास 4 आ रहा है। इसका मेरे पास ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ C क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, सही है, 5 आ रहा है। इसका ऑर्डर कितना आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है। अब मैं ये तो कह सकता हूं कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इनके एलिमेंट्स भी सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो A है वो B के बराबर है, यानी ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। उसके बाद अगर मैं A को चेक करूं C के साथ तो इनका ऑर्डर ही बराबर नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स भी नहीं हो सकते। अब मैं A को चेक करूं D के साथ, ऑर्डर तो बराबर है लेकिन एलिमेंट्स बराबर नहीं है, इसकी वजह से मैं कहूंगा A इज नॉट इक्वल टू C एंड A इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू D। यहां तक बात समझ आ रही है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो है इक्विवेलेंट सेट्स का। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट्स की अगर बात की जाए हमारे पास, अच्छा इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर जो है ना हम लोग सिर्फ देख रहे होते हैं ऑर्डर को, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अगर हमारे पास दो सेट्स का ऑर्डर अगर सेम आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए की है 1 2 3, ठीक है, बी इज 3 5 7 एंड डी इज 1 2 3, ठीक है, एंड ई सेट इज ऑल्सो 1 5 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है मेरे पास, इसका ऑर्डर आ रहा है 3, इसका ऑर्डर आ रहा है 3, इसका ऑर्डर आ रहा है 3, और इसका ऑर्डर क्या आ रहा है मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि A जो है वो B के इक्विवेलेंट है, क्यों, क्योंकि हम इसमें सिर्फ ऑर्डर को देखते हैं और ऑर्डर मेरे पास यहाँ पर सेम आ रहा है। इक्विवेलेंसी को शो करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं, इस सिंबल को, ठीक है। A जो है इक्विवेलेंट है B के, इसी तरह से A जो है वो इक्विवेलेंट है D के, ठीक है। इसी तरह से A जो है वो नॉट इक्विवेलेंट है E के, ठीक है। और अगर एक और ऑब्जर्वेशन की जाए तो B भी है इक्विवेलेंट किसके है मेरे पास यहाँ पर, D के, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है, यहाँ पर अगर हम वो एग्जाम्पल देख लें तो वो एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बुक में जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, बुक में लिखा हुआ है A x such that x belongs to
रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। एंड सेट बी जो मेरे पास गिवन है वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 5। अच्छा, अगर अब देखा जाए जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे भी इसकी उसकी एप्लीकेशन यहाँ यूज़ हो रही है सेट रिप्रेजेंटेशन की। पहला वाला जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और दूसरा वाला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। हम इसको अंडरस्टैंड करना सीखा था कि मैं बोलता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स, मतलब x ऐसा नंबर है जिसके अंदर मेरे पास नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, और वो कहते हैं एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 को सॉल्व करूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड्स पे रूट ले लूँगा, दोनों साइड पे रूट ले लूंगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, और इसका कैलकुलेटर से आंसर किया जाए तो प्लस माइनस 8, यानी कि मेरा जो सेट ए है वो क्या बनेगा, -8 एंड +8, ठीक है। और इसीलिए अगर मैं अपने सेट बी को भी एक्सपेंड करूं, सेट बी को एक्सपेंड किया जाए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, क्योंकि किसके टेबल में नहीं आता, देन 3, 4 की बात की जाए तो 4 तो आता है 2 के टेबल में, तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ, और लेस देन 5 की बात आ रही है तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जब तक बात हो रही है इक्विवेलेंट सेट की तो हम ऑर्डर की बात करते हैं। अगर इसका ऑर्डर निकाला जाए, ऑर्डर ऑफ बी मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, शाबाश। और अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए निकाला जाए तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। ये दोनों सेम है, इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ ए सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, ठीक है। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, बकाया चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर